नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। सीएम शिवराज सिंह की मामा और भैया वाली छवि यूं ही नहीं बनी। इस छवि को गढ़ने में शिवराज सिंह की कई योजनाओं का अहम रोल रहा, जिनमें लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसे कई योजनाएं शामिल हैं। अब इस छवि से टक्कर लेने कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश के मैदान में उतार दिया है। एक बार फिर प्रियंका एमपी का दौरा कर सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि प्रियंका मामा का तिल तोड़ पाएगी? शिवराज की भैया और मामा वाली छवि से कांग्रेस कहां तक टक्कर ले पाएगी? सवाल तो ये भी है, क्या आधी आबादी इस चुनाव में बड़ा फैक्टर बनने जा रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आधी आबादी पर फोकस, बीजेपी और कांग्रेस चौकस। स्मृति ईरानी आई एमपी, प्रियंका फिर करेंगी मध्य प्रदेश का दौरा। जी हां, एक महीने के भीतर ही प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा तय हो गया है। इससे पहले प्रियंका 12 जून को जबलपुर आई थी। अब प्रियंका ग्वालियर में अगले महीने आ सकती हैं। यानी मध्य प्रदेश में आधी आबादी को साधने के लिए कांग्रेस ने प्रियंका को कमान सौंप दी है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह लगातार महिलाओं के हित में कदम उठा रहे हैं। हाल ही में लाडली बहना योजना के जरिए हर महीने 1000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी आधी आबादी को साधने के लिए प्रियंका को एमपी की धरती पर उतार दिया है। देखिए, चुनावी शंखनाद प्रियंका गांधी जी यहाँ पर कर चुकी हैं। अमित शाह जी का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन वो आए नहीं, तो हमारे कार्यकर्ताओं की मांग भी और जनता में उनकी स्वीकार्यता भी है, इसलिए उनके आगे के कार्यक्रम भी बन रहे हैं। चुनाव तक लगातार उनके दौरे प्रस्तावित हैं, रोड शो भी होंगे, कार्यक्रम अन्य भी होंगे, लेकिन कब क्या कैसे होगा ये तो अधिकृत रूप से अभी आना बाकी है। लेकिन ये बात तो तय है कि उन्होंने चुनावी शंखनाद का आगाज़ किया है, तो अंजाम तक उसे दिसंबर में पहुँचाएंगे। मध्य प्रदेश की 2 करोड़ 60 लाख महिला वोटरों पर बीजेपी कांग्रेस की नजर है, लिहाजा बीजेपी भी इन वर्गों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एमपी दौरे पर रहीं। हालांकि प्रियंका के दौरे को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी तो दावा कर रही है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन शिवराज भैया से टक्कर लेना उसके लिए कतई आसान नहीं है। प्रियंका जी यूपी गई थी तो वहाँ कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। प्रियंका जी अभी मध्य प्रदेश आई, नर्मदा स्नान किया। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जैसा अभियान उन्होंने चलाया, पर वो अभियान सिर्फ और सिर्फ वहाँ चलाया जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं। कांग्रेस की सरकारों में न तो उनको लड़की दिखती है, न उनकी परेशानी दिखती है और न ये जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मामा और भैया वाली छवि बनाने में प्रदेश की महिलाओं का अहम रोल रहा। लाडली लक्ष्मी योजना हो या फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इनके जरिए बीजेपी को प्रदेश में लगातार सफलता मिलती रही और अब 2023 में बीजेपी सरकार ने लाडली बहना योजना लगाकर मास्टर स्ट्रोक चला दिया है। ऐसे में प्रियंका गांधी शिवराज की मामा और भैया वाली छवि से कैसे मुकाबला कर पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और चंद्रकांत नायडू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। मामा भैया वाली छवि मध्य प्रदेश में शिवराज जी की बड़ी लोकप्रिय है आधी आबादी में, तो यदि प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस मैदान में उतार रही है, वो लीड करेंगी यहाँ पे चुनावी कैंपेन को, तो क्या मामा का जो तिलिस्म है वो तोड़ पाएंगी? देखिए, मोटे तौर पर हर व्यक्ति की अपनी छवि होती है, हर व्यक्ति के अपने काम के आधार पर उसका स्थान होता है। शिवराज जी का जो महिलाओं में लोकप्रियता है या स्थान है, वो केवल मुख्यमंत्री बनने के बाद की योजनाओं से नहीं है। शिवराज जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब भी उन्होंने लड़कियों को गोद लेना और उनकी शादियां करवाना, ये मैं समझता हूँ वो 1991-92 से कर रहे हैं। उसको लगभग 30 वर्ष हो गए इसको। तो इस वजह से उनका एक अपना स्थान है
और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी अधिकांश योजनाएं, जैसे जननी सुरक्षा योजना हो सकती है, लाडली लक्ष्मी योजना हो सकती है, उसी में जुड़ी है लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो सकती है, उसमें कितने विवाह होते हैं। तो ये जो उन्होंने अभियान उसका चलाया हुआ था, तो वो उनका अपना एक स्थान है। अब दूसरा जहां तक प्रश्न उठता है प्रियंका गांधी जी की मध्य प्रदेश यात्रा, तो प्रियंका गांधी जी की मध्य प्रदेश यात्रा ये भी कांग्रेस की एक अपनी रणनीति के हिस्सा है। और स्वाभाविक है कि जो भाजपा ने शिवराज जी को ध्यान में रख करके जो महिलाओं में छवि बनी थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस रणनीति का हिस्सा है। और पिछले दिनों अगर आपने जबलपुर में प्रियंका जी की यात्रा देखी होगी तो उनको जिस अंदाज में उन्होंने साड़ी पहनी थी, जिस अंदाज में उन्होंने माइक के सामने खड़े होकर के उद्बोधन दिया था, या जो उनके वाक्य विन्यास की जो शैली रही है वो बिल्कुल इंदिरा जी की तरह थी। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने और फोकस भी महिलाओं पर था कि 1500 रुपए देंगे हम आपको, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। हाँ, तो निश्चित रूप से ये जो तीन बातें हैं, हालांकि एक चीज का काउंटर तो भाजपा ने कर दिया है कि उन्होंने 1500 कहा था तो शिवराज जी ने कहा कि हम 3000 देंगे, लेकिन फिर भी वो जो 500 रुपए का सिलेंडर की योजना है और 100 यूनिट बिजली की योजना है, वो जो 100 यूनिट बिजली फ्री की योजना है, 200 यूनिट आधी की योजना है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रभाव बढ़ाएंगे। और ये कहीं ना कहीं ये जो भाजपा की छवि रही है गृहस्थी पर प्रभाव बनाने की, इस पर असर डालेगी। और मोटे तौर पर आने वाले समय में इन मुद्दों पर बहुत तीखी दोनों के बीच में संघर्ष होगा, एक एक वोट का संघर्ष होगा। मान करके चलिए दोनों ही आबादी, दोनों ही पार्टियां इस आधी आबादी पर केंद्रित कर रही हैं। तो जो गृहस्थी में घुसपैठ शिवराज जी की थी, उसके काउंटर के लिए जो कांग्रेस ने ये योजनाएं बनाई हैं, तो इससे मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा इस समाज में। जी नायडू जी, क्या सिर्फ 1500 रुपये नारी सम्मान योजना में देने से, 500 रुपये सिलेंडर देने से उस वोट बैंक में उस आधी आबादी पर कांग्रेस सेंध लगा पाएगी, टक्कर दे पाएगी, कि कुछ और करना होगा आगे जाके? क्योंकि शिवराज जी तो कह रहे 3000 तक देंगे, आज ग्वालियर में थे तो कह रहे थे मैं इसे 10,000 तक पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि समितियां बनाकर हर महिला नारी 1 लाख रुपए सालाना कमाए। तो वो तो और आगे जा रहे हैं। नहीं, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, शिवराज जी की छवि जो है महिलाओं के बीच में विशेष रूप से बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और ना सिर्फ महिलाओं के बीच में, कुल मिलाकर अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखें तो एक अकेले शिवराज जी हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में अपना प्रभाव रखते हैं। बाकी नेताओं के बारे में ऐसा कहना बहुत आसान नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, अब जैसे रमेश शर्मा जी भी कह रहे थे, मैं उनकी बात को स्वागत करता हूँ, ये कहता हूँ तो ये मतलब इस बात से सहमत हूँ कि वो 1991 से इस छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पहला दिन नहीं है, लेकिन अगर इसके बावजूद पिछला चुनाव कांग्रेस हारी तो कोई ना कोई तो ऐसी वजह रही होगी बीजेपी हारी तो कोई ना कोई तो ऐसी वजह रही होगी जिसके चलते कांग्रेस का प्रभाव बना, कोई ना कोई ऐसी वजह रही होगी जिसकी वजह से बीजेपी हारी। अब सवाल ये है कि आज की परिस्थितियों में, जैसे आपने कहा कि आधे आबादी को साधने के लिए प्रियंका गांधी को दोबारा भेजा गया। प्रियंका गांधी जबलपुर आकर गई तो कई तरह के कमेंट हुए, कई तरह की उनका भी फोकस एक तरह से महिला वर्ग ही रहा, आधी आबादी रहा। जी हाँ, तो अब जैसे मैं भी समझता हूँ कि जिस तरह से प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है इंदिरा गांधी के एक विकल्प के रूप में यहाँ पर, तो वो छोटी बात नहीं है। देखिए दो चीजें एक साथ हो जाएंगी अगर प्रियंका गांधी जैसी नेता आती हैं, और उसके अलावा फिर जो कांग्रेस ने बातें कही हैं, जो वादे किए हैं 500 रुपये में सिलेंडर और 1500 रुपये, भाई 1500 रुपये अभी देने की बात कर रहे हैं, शिवराज जी 3000 रुपये 1500 रुपये की तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शिवराज जी ने हवा निकाल दी, 1000 देना शुरू कर दिए। ये कहा जा सकता है, लेकिन मिलेंगे तब ही उसकी हवा निकलने वाली बात कही जा सकती है। 1500 ये तो मिलने ही शुरू हो गए ना 1000। अब आगे वो कह रहे 250 करके बढ़ाएंगे तो लोग भरोसा कर सकते हैं कि 1000 मिलने लगे तो बढ़ेंगे। देखिए ऐसी बहुत सारी घोषणाएं जो होती हैं वो उनका सार्थक होना या ना होना तो तभी साबित होता है जब वो नजर आते हैं। अभी जो चीज को कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी एक उपयुक्त कैंपेनर है जो आके यहाँ देख रही हैं और चुनाव देख रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की तरफ से जो अपना प्रयास है उसको भी स्वीकार करना पड़ा कि अच्छा प्रयास है उनका। अब ये मैं सहमत हूँ रमेश जी से कि ये बहुत
कांटे की टक्कर हो सकती है, इतना आसान नहीं होगा इन सब चीजों को तोड़ना। लेकिन शर्मा जी, कांटे की टक्कर तो है, आप भी मान रहे हैं, नायडू जी भी मान रहे हैं, और ऐसा माहौल भी है। यदि हम फील्ड में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन हम प्रियंका गांधी को पहले भी देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनकी लॉन्चिंग हुई थी, माना जा रहा था कि वो कुछ ना कुछ कर जाएंगी, वहाँ पे लड़की है, लड़ जाएगी, चमत्कार कर जाएगी। लेकिन वो चमत्कार आया नहीं। जब एक बार आप देख लेते हैं कि हाँ चमत्कार नहीं हुआ, तो फिर आपको थोड़ी आशंका होती है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस, क्या आपको लगता है अति उत्साह में है कि प्रियंका को उतार देंगी तो निश्चित तौर पर जो नारी सम्मान का उनकी योजना थी, जिसकी दम पर वो चाह रही थी कि आधी आबादी पर कब्जा कर लेंगे या उसमें फूट डाल लेंगे या उनके वोट हासिल कर लेंगे, प्रियंका उसमें कुछ सेंध लगाने में उनकी मददगार साबित हो सकती है? या तो ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश की तरह खिलाफ साबित हो जाए? देखिए, कुल मिलाकर के हर प्रदेश की जो अपनी भावभूमि होती है, हर प्रदेश की बिल्कुल अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि एक प्रदेश का मुद्दा दूसरे प्रदेश को पूरी तरह प्रभावित करे। कुछ प्रतिशत हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश की अगर पृष्ठभूमि को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहां असामाजिक तत्वों का इतना जलजला था कि हर नगर में एक विशेष प्रकार के डान उत्पन्न हो गए थे, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता था वो मिडिल क्लास को पड़ता था और महिलाओं को पड़ता था। मीडिया में खबरें आए या नहीं आए, लेकिन सब लोग जानते हैं। हम सब यात्राएं करते हैं, नायडू साहब ने भी उत्तर प्रदेश की यात्राएं बहुत की होंगी। जैसे मैंने इलाहाबाद की बहुत यात्रा की है, बनारस की बहुत यात्रा की है, गोरखपुर की यात्रा की है। तो जो नाम आते थे वहां असामाजिक तत्वों के, और उस संयोग से आप कल्पना कर सकते हैं वो विधायक और एमपी भी बनते थे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने वो तिलिस्म तोड़ा असामाजिक तत्वों का। उसका प्रभाव है कि उसमें कोई नेता प्रभावित नहीं हुआ और वो प्रभाव चला। अब प्रियंका जी के जहां तक है, निश्चित रूप से उनका आकर्षण भी है, उनकी सभाओं में भीड़ भी बढ़ती है, महिलाएं इनको बहुत गौर से सुनती हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो निराशा हुई थी वो कहीं ना कहीं कर्नाटक में धुल गई है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए थे, उन मुद्दों को मान करके चलिए कि उसमें से आधे से ज्यादा वो मध्य प्रदेश में वो मुद्दे उठाएंगे, और उसकी हमको झलक भी दिखने लगी। जैसे मान लीजिए नित नई घोषणाओं का, और कहीं ना और भ्रष्टाचार को लेकर के जो कर्नाटक में जो बात हुई, तो वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव करेंगे। एक बात और मैं आपको बताऊं, कर्नाटक का रिजल्ट कैसा रहा और मध्य प्रदेश में उसका प्रभाव, उसका मुझे पड़ने की संभावना दिख रही है। कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जितने प्रतिशत वोट उसके थे उतने प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। लेकिन कर्नाटक में जो भाजपा विरोधी वोट बिखरा हुआ था बाजार में, कांग्रेस ने उस वोट को कलेक्ट करके वो ऊपर आई है, तो इस वजह से वो जीती है। आप अगर देखेंगे ब्रजेश जी, 2018 का चुनाव मध्य प्रदेश का, 2018 में भी भाजपा के वोट में बहुत कमी नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा विरोधी वोट को एकत्र किया था, जिससे वो जीती है। यहां भी मान करके चलिए भाजपा के वोट बैंक में मैं कोई कमी नहीं देख रहा हूं। 2018 में जो वोट मिला था भाजपा को, भाजपा उससे थोड़ा बहुत भले ही 0.1% हो, उससे इंप्रूव करेगी। लेकिन कांग्रेस ने, जैसे मान लीजिए 2018 में लगभग 82% वोट भाजपा और कांग्रेस के बीच मिला था, 18% वोट अलग बाजार में फैला हुआ था। कांग्रेस उस 18% वोट को अपनी ओर लेने का प्रयत्न कर रही है लगातार घोषणाओं से। जो पार्टी उस 18% में से जितना ज्यादा खींच लेगी, मान करके चलिए कि 2023 में वो सरकार बनाएगी। कांग्रेस भी मुझे 41% से नीचे जाती नहीं दिख रही और भाजपा भी 41% से नीचे जाती नहीं दिख रही। वो जो 18% में से जो ले लेगी, अब उसमें प्रियंका जी के चेहरे का चमत्कार हो, कांग्रेस की लोक लुभावन घोषणाएं हो, या वो भाजपा की छवि भंग करने की जो रोज नई बातें आ रही हैं, जैसे कल ही पोस्टर युद्ध चला दोनों के बीच में, एक पोस्टर आया भाजपा के खिलाफ, एक पोस्टर कांग्रेस के खिलाफ। ये जो इस तरह की कवायद होगी, इसमें कितने प्रतिशत वोट बाहर का खींच सकते हैं, इस पर 2023 का परिणाम निर्भर करेगा ब्रजेश जी। तो नायडू जी, सिर्फ घोषणाओं से आप उस वोट बैंक को अपने पाले में ला सकते हैं क्या? जबकि हम देख रहे हैं कि बाकी के जो अन्य दल हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे AIMIM हो, या जैस की भी हम बात कर रहे हैं, KCR की पार्टी भी बात कर रही है, बसपा भी, सपा भी, अलग अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए क्या आसान होगा कि जो बुखरा हुआ वोट है दूसरे दलों में जाएगा, उसको अपने पाले में ला ले, और ये जो नाराज वोट है उसका बीजेपी का, वो अपने पास ले आए? नहीं, देखिए, मैं सहमत हूँ रमेश जी से। कांग्रेस का में इवन प्रियंका जी का यहाँ आना जो है, वो अपने आप में एक बहुत छोटी सी चीज है।
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसके अकेले के बूते पे कांग्रेस जीत जाएगी या बीजेपी हार जाएगी। अनेक वो तो एक रणनीति का एक हिस्सा है, ऐसी कई रणनीतियां रहेंगी यहाँ। हाँ, इसमें अनेक कारक हैं। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी की वर्तमान सरकार से सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत सारी नाराजगी भी है कई लोगों को लेके। देखिए, आप सड़कों का हाल देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसको लेके लोग नाराज होते हैं। सड़कों पर आप चलते हुए देखिए, किसी टैक्सी में जाइए, किसी ऑटो रिक्शा में जाइए, लोग कोस रहे हैं सरकार को। ऐसी बात नहीं है कि ये सारे वोट सारे कांग्रेस को चले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि अब ये नजर आने लगा है कि तीसरे टर्म में बीजेपी का वो प्रभाव नहीं रह पाया है। ठीक है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकती है कि वो जितने वोट उन्होंने पिछली बार लिए थे उतने उनके पास उनके बरकरार रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी लोग जो हैं वो सारे के सारे जो हैं बिखर के एक तरफ हो जाएंगे। कांग्रेस को इसमें से संभावनाएं काफी नजर आती है। ये बात अपनी जगह सही है कि अभी जो छवि शिवराज जी की बनी हुई है, लेकिन उसको समर्थन बाकी नेताओं के छवि से मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी देखने वाली बात है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी में इतने सारे लोग छोड़कर कांग्रेस में नहीं जाते, और भी कई पार्टियां जा सकते थे। वो ऐसा क्यों हुआ कि वो सीधे सिर्फ कांग्रेस में ही गए? एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि अभी ये हो सकता है ना नायडू साहब, अभी तो कोई विकल्प नहीं है। जब बाकी की पार्टियां मैदान में उतरेंगी तब हो सकता है कांग्रेस से जिनके टिकट कटे वो भी उस तरफ चले जाएं, बीजेपी से जिनके कटे वो भी उस तरफ चले जाएं। ये भी संभावना है, लेकिन देखिए एक चीज और भी गौर करने वाली है। जितने भी लोग छोड़कर आ रहे हैं उनमें एक विशेष समूह है जो सिंधिया जी के समर्थकों का है। वो खास बात इसलिए क्योंकि उनको वहां वो सब नहीं हासिल हो पा रहा है अब जो पहले हासिल होने की उम्मीद थी, और बाकी लोगों की भी नाराजगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी बीजेपी को अगर उनको पूरा समर्थन देती है तो स्वाभाविक है वो एक तबका ऐसा है जिसको हटने की गुंजाइश दिखाई देती है बीजेपी से, और जिसको कांग्रेस में संभावनाएं नजर आती हैं। कितनी अच्छी हो सकती है, कितना कुछ हासिल हो जाएगा उनको, क्योंकि यहाँ पे भी कांग्रेस में भी बाकी लोग काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो सारे स्वीकार कर लेंगे जो बीजेपी से सिंधिया समर्थक आ जाएंगे उनको। लेकिन ये जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें इस बात को देखते हुए कि बीजेपी में भी नाराजगी है, बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी भी काफी है। ऐसी बात की जरूरत नहीं कि कांग्रेस अकेले के लिए इस तरह का माहौल बन रहा है उसमें अब बीजेपी में अपने आपस में रोष नजर आता है लोगों के बीच में। ये सब ऐसे कारक हैं जिनको मैं देखता हूं कि एक अच्छी चुनावी लड़ाई देखने को मिल सकती है। चुनावी लड़ाई तो अच्छी देखने को मिलेगी शर्मा जी, लेकिन क्या कांग्रेस ज़्यादा उम्मीद नहीं पाल रही कि सिंधिया के वहाँ जाने से उनको ज़्यादा फायदा हो जाएगा? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वहाँ गुटबाजी बड़ी है या वहाँ पे जिस तरह के झगड़े होंगे भविष्य में उसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है इस बार? और यदि प्रियंका गांधी पर महिला और खासकर आधी आबादी भरोसा करती भी है तो क्या कमलनाथ पर भरोसा करेगी? जिस तरह से शिवराज जी कह रहे हैं कि कमलनाथ से सतर्क रहना, वो सब बर्बाद कर देंगे। अब उनकी एक लाइन ये भी चलने लगी महिलाओं के बीच में, संकल्प दिला रहे हैं कि कांग्रेस और कमलनाथ पे भरोसा मत करना। पहले भी कई योजनाएं महिलाओं की बंद कर चुके हैं। देखिए, मोटे तौर पर ये बात बिल्कुल सही कही और नायडू साहब की इस बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि वो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। उनका भी लगभग 50 वर्ष की पत्रकारिता का अनुभव है, उन्होंने बहुत चुनाव देखे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मैं उनके इस वाक्य से भी सहमत हूं कि कई भाजपा को हराने के लिए कई बार भाजपा के कार्यकर्ता ही पर्याप्त होते हैं, कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो भाजपा वाले खुद ही कहते हैं कि हमें कोई दूसरा नहीं हराता, हमें अपने ही लोग हराते हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं नायडू साहब की बात को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे मुगावली में एक संघ से जुड़े हुए विधायक रहे हैं देशराज, उनका लड़का जो है वो कहीं ना कहीं सिंधिया कैंप के आ जाने से भाजपा से नाराज होकर के वो कांग्रेस में चला गया। ऐसे उदाहरण हमको प्रदेश भर में, या दीपक जोशी अगर गए हैं, दीपक जोशी इसीलिए चले गए हैं कि वहां का जो विधायक है वो सिंधिया कैंप का है और आया। अभी हमने कटनी में देखा है, कल ही की बात है, कटनी से पूर्व विधायक पूर्व जिलाध्यक्ष चले गए। ये परिस्थिति कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान करने वाली है। अब इसकी वो भरपाई, यद्यपि भाजपा भी ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के नाराज लोगों को तोड़ करके ले आए, और रोजाना कोई ना कोई आ भी रहा है, तो वो भरपाई करने की कोशिश तो कर रही है। लेकिन इस गड्ढे को, जो भीतरी आंतरिक संघर्ष का गड्ढा है, ये कांग्रेस में भी है और भाजपा में भी है। कौन सी पार्टी इसको कितने प्रतिशत तक पूरा करती है इस पर बहुत निर्भर करेगा। और इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस में और भाजपा में एक बड़ा अंतर है कि कांग्रेस में चेहरा बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि ये मास बेस्ड पार्टी है।
भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, वह चेहरा के साथ साथ कैडर भी काम करता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं में प्रियंका गांधी का चेहरा वोट लोग दें या ना दें महिलाएं, लेकिन आकर्षण का केंद्र तो रहेगा ही। महिलाएं बिल्कुल सुनने आएंगी, बहुत ध्यान से बात सुनेंगी, वोट दें या ना दें ये बात अलग हो गई। ठीक उसी प्रकार कमलनाथ जी का चेहरा पिछले अगर आप देखें 5 वर्षों में 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस का एक सूत्री कार्यक्रम रहा है कमलनाथ जी के चेहरे को प्रस्तुत करना। वो मुंह से भले ही कह दें कि कांग्रेस तय करेगी, हाईकमान तय करेगा, लेकिन उन्होंने कमलनाथ जी के चेहरे को बराबर प्रस्तुत किया हुआ है। तो निश्चित रूप से कितने प्रतिशत प्रभाव डालेगा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का चेहरा दिग्विजय सिंह के चेहरे से ज्यादा प्रभाव डालता है। दिग्विजय सिंह जी का चेहरा कहीं कहीं नुकसान भी देता है, लेकिन कमलनाथ जी का चेहरा अगर कांग्रेस को नुकसान नहीं, फायदा नहीं देगा तो नुकसान बिल्कुल नहीं देगा। तो इसी तरीके से प्रियंका गांधी का चेहरा है। राहुल गांधी का चेहरा कहीं कहीं नुकसान दे सकता है, लेकिन प्रियंका जी का चेहरा और कमलनाथ जी का चेहरा कांग्रेस को नुकसान कहीं नहीं देगा। इसलिए रणनीति के तहत इन दोनों चेहरों को वो मध्य प्रदेश में प्रस्तुत कर रहे हैं जी। लेकिन नायडू जी, चेहरा कहीं से भी नुकसान नहीं देगा कमलनाथ जी का, ये कह रहे हैं शर्मा जी, बहुत हद तक ठीक भी हो सकता है। लेकिन पिछली बार हमने देखा था, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज कमलनाथ को टारगेट नहीं किया था बीजेपी ने, लेकिन इस बार आप देखिए पोस्टर बार हुआ, अन्य बार हुए, चाहे वो 1984 दंगों की बात हो रही हो, कमलनाथ को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस बार अब तक वो बेदाग रहे हैं, तो इस चुनाव में हो सकता है दागदार साबित करने की कोशिश करे बीजेपी और इससे उनको नुकसान हो। शायद इसी वजह से तिलमिलाई हुई है कांग्रेस कल के पोस्टर बार से। नहीं देखिए, टारगेट करना एक बात है, लेकिन उसका प्रभावी होना दूसरी बात है। हर बार ये नहीं कहा जा सकता कि जिसको आपने टारगेट कर दिया वो निष्प्रभावी हो जाएगा, और ना ही ये होता है कि हमेशा जिसको टारगेट किया जाए वो उसको हरा भी सकते हैं आप। कई बार नेगेटिव पब्लिसिटी भी फायदेमंद हो जाती है। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। अब जैसे कई बार ये देखा गया है कि इवन बीजेपी के कई नेताओं को भला बुरा कहा कांग्रेस ने, लेकिन उनका बिगड़ा कुछ नहीं। लेकिन अभी ये जो स्थिति है जहाँ आप इनकम्बेंट हैं, यहाँ आपको ये लगता है कि भाई आपकी छवि अगर जनता के बीच में खराब हो रही है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, वैसा कुछ नजर नहीं हो रहा। और फिर पहले बात ये थी कि कमलनाथ का विरोध करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, अब ऐसा कुछ रह नहीं गया, उससे काफी कम हो गया है। तो उनका प्रभाव अगर कांग्रेस में सुरक्षित बना हुआ है तो मेरे ख्याल से उनके लिए बेहतर होगा कि वो उस छवि के बारे में चिंता करें, बजाय इसके कि बीजेपी क्या कह रही है उसके बारे में। शायद इसलिए सबकी राय यही है कि इस बार कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि परिस्थितियां वैसी दिख रही। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार मुकाबला दिलचस्प है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने भी यही कहा है कि इस बार कांटे का मुकाबला है, कौन अपने घर को ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकता है। यदि वहाँ पर गुटबाजी होगी, यदि वहाँ पर नाराज़गी होगी और घर छोड़कर कोई जाएगा, तो निश्चित तौर पर घर में हुई स्फूट का फायदा विरोधी उठा ले जाएंगे। तो दोनों को ही संभलना होगा, क्योंकि इस बार दिलचस्प मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है और कोई भी कमज़ोर महसूस नहीं कर रहा है। दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। अब जनता किसकी नाराज़गी, कैसी नाराज़गी, वो दूर कौन कर पाता है, जनता की नाराज़गी को क्या बेहतर दे पाता है, इस पर निर्भर होगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।